अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेना ईरान को बहुत कम समय में खत्म करेगी। पश्चिम एशिया महायुद्ध का आज 39वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में जीत रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अपने बयानों के मुताबिक प्रतिक्रिया न देकर ट्रंप अपने मुताबिक जितनी संभव हो सके उतनी खतरनाक धमकियां दे रहे हैं। इसी बीच ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को लेकर अब तक का सबसे बड़ा आक्रामक रुख अपनाते हुए खुली चेतावनी दी है कि पूरा देश महज एक रात में घुटनों पर लाया जा सकता है और ये रात कल की रात भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि पायलट और एक घायल वेपन सिस्टम ऑफिसर को बचाने के लिए अमेरिका ने 21 सैन्य विमान दुश्मन के एयर स्पेस में भेजे। ट्रंप ने इसे सैन्य इतिहास के सबसे जटिल रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक बताया और कहा कि अमेरिका अपने किसी भी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ईरान से जुड़े हालात पर कई बातें कही। उन्होंने बताया कि हाल ही में अमेरिकी सेना ने एक बेहद ही जोखिम भरा रेस्क्यू मिशन चलाया, जिसे उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया। इस मिशन का मकसद एक फंसे हुए पायलट को सुरक्षित वापस लाना था। ट्रंप के मुताबिक ये ऑपरेशन दुश्मन के इलाके में हुआ जहां हर कदम पर खतरा था। उन्होंने इस पूरे अभियान को अमेरिका सेना की ताकत और रणनीति का बड़ा उदाहरण बताया। ईरान अमेरिका संघर्ष में फंसे प्रयागराज के मर्चेंट नेवी कर्मी शनि कुमार की पत्नी विनीता ने भारत सरकार से पति की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। दुबई से जहाज के जरिए ईरान पहुंचे शनि कुमार वहां युद्ध के कारण फंस गए। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखने लगा है। इस संघर्ष के चलते कई भारतीय नागरिक भी विदेशों में फंस गए हैं और उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आया है, जहां एक युवक ईरान में फंसा हुआ है और वहां से उसने अपनी पत्नी को फोन कर मदद की गुहार लगाई है। प्रयागराज के झापिया इलाके में रहने वाले शनि कुमार मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। उनकी पत्नी विनीता के मुताबिक शनि कुमार पहले दुबई में थे और वहां से एक पानी के जहाज के जरिए सामान लेकर ईरान गए थे, लेकिन इसी दौरान वहां युद्ध शुरू हो गया और वो वहीं फंस गए। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद वहां के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। इस दौरान वे भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान 2 दिन की यात्रा पर आज दिल्ली आ रहे हैं। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री का ये पहला भारत दौरा है। खलीलुर रहमान इससे पहले मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनके वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मिलने की संभावना है। 3 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। अधिकांश नेता आज इन्हीं राज्यों में फोकस कर रहे हैं। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव का आज अहम दिन है। असम, केरलम और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पार्टियां आखिरी जोर लगा रही है। चुनावी शोर थमने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर है, जहां वे श्रीभूमि, हैलाकांडी, लखीपुर में जनसभा करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज असम में चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केरल के दौरे पर है, जहां वे यूडीएफ के समर्थन में अल्लापुझा, कट्टप्पना और कुन्नाथु नाड में भी चुनावी रैलियों में शामिल होंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। लोक भवन में होने वाले कैबिनेट की बैठक में करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। सबसे अहम प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा बताया जा रहा है। आज बैठक से शिक्षा मित्रों को काफी उम्मीदें हैं, जिसका मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए दिए जाने हैं। राज्य में 1.43 लाख शिक्षा मित्र हैं। इन्हें 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा।
दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार आरोपी को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। फिलहाल उसे डिटेल में पूछताछ की जा रही है। दिल्ली विधानसभा परिसर में बैरियर तोड़कर घुसने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। मामले में पुलिस ने आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपी कार लेकर दिल्ली विधानसभा में बैरियर तोड़कर अंदर जा घुसा था। वहां उसने स्पीकर के दफ्तर के पास गुलदस्ता रखा और फिर वहां से फरार हो गया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली विधानसभा के गेट नंबर 2 में शख्स कार लेकर घुसा था। घटना के वक्त गेट पर सीआरपीएफ तैनात थी। इस दौरान आरोपी के पास एक गुलदस्ता, हार और एक बैग भी था। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े विवाद पर बड़ी सुनवाई की तैयारी कर ली है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में गठित 9 जजों की संवैधानिक पीठ आज पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर वर्षों से चला आ रहा विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस संवेदनशील मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के लिए 9 जजों की संविधान पीठ का गठन किया है। ये पीठ 7 अप्रैल 2026 से नियमित सुनवाई शुरू करेगी, जिसकी अध्यक्षता खुद सीजेआई सूर्यकांत करेंगे। ये मामला सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साल 2018 के फैसले से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज ने केंद्र सरकार से धर्म कोड की मांग की है। छत्तीसगढ़ के 42 जनजाति समुदाय ने एकजुट होकर कहा है कि सभी के लिए एक ही धर्म कोड निर्धारित किया जाए। देश में जनगणना होने के पहले आदिवासी समाज एकजुट हो रहा है। झारखंड में सरना कोड की मांग की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ से भी 42 जनजाति समुदायों ने, जिनमें गौड़, हल्बा, उराव, कंवर जैसी प्रमुख जनजातियां शामिल हैं, उन्होंने एक धर्म कोड की मांग की है। मीटिंग्स की जा रही हैं। देश भर के आदिवासी समाजों के प्रमुखों से संपर्क साधा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेताओं का कहना है कि सभी के लिए अलग अलग कोड संभव नहीं है, इसलिए सभी के लिए एक ही कोड निर्धारित होना चाहिए। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम कहते हैं कि आरएसएस को ये स्वीकार नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। ढाबा रोड पर गैबी हनुमान मंदिर के पास कार्रवाई के दौरान एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस मामले में नगर निगम उप आयुक्त संतोष टैगोर का कहना है कि रोड चौड़ीकरण के दौरान काफी वर्षों पुराने मकान हैं, जहां प्रशासन ने उनको चिन्हित कर खाली करा दिया है। इसी क्रम में जब एक 3 मंजिला मकान को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी, तभी वो भरभरा कर गिरने लगा। मकान काफी पुराना था और प्रशासन ने उस स्थान को पहले ही खाली करा लिया था। संभल में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हमले में एक पिता और उनके 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पिता की हालत नाजुक बनी हुई है। संभल में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हमले में एक पिता और उनके 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि कासिम मेहरबान और उनके साथियों ने लाठी डंडों और चाकुओं से हमला किया। घायल पक्ष ने बताया कि उनके घर के पास गली से निकलने का उचित रास्ता नहीं है। आरोप है कि विपक्षी पक्ष जबरन वहां से गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था। परिजनों के अनुसार जब बब्बू ने गाड़ी निकालने से रोका और घर को नुकसान न पहुँचाने की बात कही, तो आरोपियों ने अभद्रता करते हुए हमला कर दिया। मुंबई के गोरेगांव पूर्व के संतोष नगर इलाके में धार्मिक यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच में विवाद हो गया, जिसने देखते ही देखते तनाव का रूप ले लिया। मुंबई के गोरेगांव पूर्व के संतोष नगर इलाके में धार्मिक यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यात्रा के मार्ग को लेकर आपत्ति जताए जाने के बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, जिसने देखते ही देखते तनाव का रूप ले लिया। स्थिति बिगड़ती देख दिंडोशी पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में माहौल और गर्मा गया। पर्यटन नगरी जयपुर से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है।
जयगढ़ किला और आमेर किला के बीच एक जापानी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पर्यटन नगरी जयपुर से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जयगढ़ किला और आमेर किला के बीच एक जापानी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह गणेश पोल से जयगढ़ की ओर जाते समय कुछ युवकों ने महिला को घेर लिया और उसके साथ अभद्रता की। आरोप है कि एक युवक ने जबरन उसका हाथ पकड़ा, जबकि अन्य ने छेड़छाड़ की। घबराई महिला किसी तरह मौके से भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंची और बाद में शिकायत दर्ज कराई। जयगढ़ कार्मिकों के साथ थाने पहुंची थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां बीती देर रात पर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति के सरकारी आवास के बाहर अज्ञात स्कूटी सवार बदमाशों ने बम फेंके, जिससे पूरा इलाका दहल गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां बीती देर रात भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति के सरकारी आवास के बाहर अज्ञात स्कूटी सवार बदमाशों ने बम फेंके, जिससे पूरा इलाका दहल गया। गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने कुलपति आवास के बाहरी कॉर्नर पर स्थित सुरक्षा गार्ड के कमरे को निशाना बनाकर बम फेंका। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर सुरक्षाकर्मी और आसपास के लोग सन्न रह गए। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। यूपी के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि साइबर सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बदायूं के किसान भोले सिंह को दिल्ली में उनके नाम पर चल रही फर्जी कंपनी के लिए आयकर और जीएसटी के करोड़ों के नोटिस मिले हैं। बदायूं में एक किसान के नाम पर फर्जी फॉर्म चलाकर करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया दिखाने का बड़ा मामला सामने आया है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव खुर्रमपुर भमोरी निवासी किसान भोले सिंह को पहले आयकर विभाग से 1.02 करोड़ रुपए का नोटिस मिला। जब वे समाधान के लिए जीएसटी कार्यालय पहुंचे तो उन्हें 13.63 करोड़ रुपए का दूसरा नोटिस थमा दिया गया। कुल मिलाकर उन पर 14.65 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स दिखाया गया। अंबेडकर नगर में घरेलू गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री और ब्लैक मार्केटिंग पर तहसील प्रशासन और जिला पूर्ति अधिकारी ने छापेमारी की। एक गैस एजेंसी पर छापे में 600 से ज्यादा सिलेंडर बिना आईडी के पाए गए। अंबेडकर नगर जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री और ब्लैक मार्केटिंग पर तहसील प्रशासन और जिला पूर्ति अधिकारी ने छापेमारी की। एक गैस एजेंसी पर छापे में 600 से ज्यादा सिलेंडर बिना आईडी के मिले। घरेलू गैस को व्यावसायिक उपयोग के लिए बेचा जा रहा था। वहीं प्रशासन को स्टॉक में गड़बड़ी भी मिली थी। प्रशासन ने एजेंसी के मालिक, मैनेजर और ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां चोरों ने घर के बाहर रखे गैस सिलेंडर को चोरी कर लिया और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चोरों ने घर के बाहर रखे गैस सिलेंडर को चुरा लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लगातार हो रही चोरियों से इलाके के नागरिकों में भय और आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है कि पहले से ही गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कतें हैं और कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। ऐसे में सिलेंडर चोरी की घटनाओं ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। पेट्रोल के बाद अब अज्ञात चोर आवासीय इलाकों से गैस सिलेंडरों की चोरी कर रहे हैं, जो एक नई मुसीबत बन गया है। लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। राजधानी दिल्ली में रसोई गैस की किल्लत ने लोगों का गुस्सा ज्यादा बढ़ा दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा इलाके में गैस सिलेंडर की लगातार कमी से परेशान लोगों ने गैस एजेंसियों के बाहर जमकर हंगामा किया। राजधानी दिल्ली में रसोई गैस की किल्लत ने लोगों का उत्साह भड़का दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा इलाके में गैस सिलेंडर की लगातार कमी से परेशान लोगों ने गैस एजेंसी के बाहर जमकर हंगामा किया। पिछले 2 से 3 महीनों से गैस सप्लाई बाधित होने की वजह से स्थानीय निवासी बेहद परेशान हैं। सोमवार को हालात तब बिगड़ गए जब बड़ी संख्या में लोग बाबरपुर गैस एजेंसी के बाहर इकट्ठा हो गए और जोरदार प्रदर्शन करने लगे। लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद एजेंसी की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कई घरों में गैस खत्म होने के बाद लोगों को दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ ने 2 किलो हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बीएसएफ ने 2 किलो हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को पहले से गुप्त सूचना मिली थी कि पाकिस्तानी तस्कर ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप भारतीय क्षेत्र में गिराने वाले हैं। इसके बाद तुरंत बॉर्डर क्षेत्र में ब्लॉकेट लगाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। देर रात ड्रोन की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर बाद पैकेट्स गिरते देखे गए। तलाशी लेने पर 3 पैकेट्स में पैक कुल 2 किलो हेरोइन बरामद हुई। राजस्थान के सीकर में एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के सीकर से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अमरनाथ आश्रम के पास तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बोलेरो के नीचे फंस गई और दोनों वाहनों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों वाहन जलकर खाक हो गए। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार रामचंद्र और मुकेश की मौके पर मौत हो गई। बिहार के बाढ़ क्षेत्र में अचानक आग लग जाने से कई झोपड़ियां जल गई, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। बिहार के बाढ़ क्षेत्र में अचानक आग लग जाने से कई झोपड़ियां जल गई। फूस की झोपड़ियों में देखते देखते आग दूर तक फैल गई। ग्रामीणों ने आग पर पानी डालकर बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग और तेजी से भड़कती चली गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग लगने के कारण का भी कोई पता नहीं चल सका है। आग में ग्रामीणों को लाखों का कीमती सामान और अनाज जलकर खाक हो गया, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज प्रखंड में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि फसल जलकर राख हो गई। बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज प्रखंड में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने का संभावित कारण बिजली की चिंगारी या हाई टेंशन लाइन से निकली स्पार्क बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गर्मी के मौसम में सूखी फसल में आग तेजी से फैलती है, जिससे इसे नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आग लगने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। एमपी के इंदौर में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां बारातियों से भरी कार की टक्कर ट्रक से हो गई। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एमपी के इंदौर में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां बारातियों से भरी कार की टक्कर ट्रक से हो गई। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। मृतकों के परिजनों के मुताबिक वे आष्टा से शादी समारोह के बाद बारात लेकर लौट रहे थे, तभी आगे चल रहे ट्रक ने एक गाड़ी को ओवरटेक किया था। इस बीच अचानक ब्रेक लगा दिया। पीछे चल रही कार का ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया और कार पीछे से ट्रक में जा घुसी। इससे कार के पर खच्चे उड़ गए। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर चक्का जाम किया